Okay, so this is our first class for the fundamentals. Okay, ये हमारी फंडामेंटल कोर्स की पहली क्लास है एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा देखो, इस टॉपिक के अंदर मैंने लिखा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन? एवरीबडी अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सबको पता है ना संविधान क्या होता है? यस मैम. यस मैम. एवरीवन नोज ना? ओके फाइन. तो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से, है ना, या यूं कह लीजिए हमारे रूल्स के हिसाब से, जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, जिनके बिहाफ पे हम हमारे लॉज को फॉलो करते हैं या हम हमारी जीवनी जीते हैं, वो सब कुछ किस में आता है? हमारे बेसिक राइट्स में आता है. तो एक्चुअली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फंडामेंटल राइट्स? क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? देखो, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल ह्यूमन राइट्स दैट आर ऑफर्ड टू एवरी सिटीजन irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion और जेंडर. मतलब ये हमारे वो राइट्स हैं, ये हमारे वो जिसे कह सकते हैं हम कि हिंदी में क्या कहेंगे राइट्स को? बताओ. अधिकार. अधिकार. यस, अधिकार. ये हमारे वो मैम, अधिकार. अधिकार हैं जो कि हमें बिना किसी कास्टिज्म के, मतलब ये सबके पास है. जो अधिकार मेरे पास है वो आपके पास भी है. इसके अंदर किसी भी तरह की कास्ट का, या आप कहाँ पैदा हुए इसका, या आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप मेल है या फीमेल है, इसका कोई लेना देना नहीं. जो इंडियन है और उस हर इंडियन के पास ये वाले राइट्स हैं. तो फंडामेंटल राइट्स कौन से हो गए? हमारे बेसिक अधिकार जो है, जिन्हें हम कह सकते हैं ना, ये मूल अधिकार है सबके जो कि इंडियन है उनके. ठीक है, तो these are equal to freedoms, और these rights are essential for personal good and the society at large. मतलब आपके लिए ये पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है. इन राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके क्या अधिकार है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? जिसके बिहाफ पे आपके साथ कोई भी अनइक्वल बिहेव नहीं कर सकता. जो कानून आपके लिए है वही कानून मेरे लिए भी है, वही कानून हमारे जो और सीनियर पर्सन्स हैं उनके लिए भी है, वही कानून हमारे मिनिस्टर्स के लिए भी है. मतलब एक गरीब तबके से लेके एक अमीर इंसान तक के पास, जो कि इंडिया से जुड़ा हुआ है, उसके पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं. समझ में आ गया? इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ठीक है? यस मैम. ओके, नाउ दीज राइट्स आर, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस यस मैम. फाइन फाइन. दीज राइट्स आर फंडामेंटल. ये राइट्स बेसिक्स है. क्यों? दो रीजंस की वजह से. फर्स्ट वन इज दीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम. ये राइट्स हम सबके लिए बराबर हैं. क्यों है? और ये राइट सबके लिए क्यों है? सबसे पहला रीजन है इसका, इसके दो रीजन है. पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि एक तो ये संविधान में लिखे जा चुके हैं, है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसलिए ये गारंटी देते हैं हमें कि ये राइट्स तो हमारे हैं. दूसरा, सेकंड इज दीज आर जस्टिसिएबल, दैट इज इनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स. मतलब ये लॉ के थ्रू, या यूं कह लीजिए कोर्ट के थ्रू भी हम हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. समझ गए? जो राइट मेरा है वो राइट आपके पास भी है. तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मैं ही बोलूंगी, मैं ही पढ़ूंगी, या ये सिर्फ काम मेरा ही है. ऐसा नहीं है. वी ऑल आर इक्वल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंडियन कोर्ट्स. समझ गए? लॉ के लिए भी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हम सब बराबर है. देखो, इसमें एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है. बीइंग जस्टिसिएबल मीन्स दैट इन केस ऑफ देयर वायलेशन द इंडिविजुअल कैन अप्रोच कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन.
अगर आपके पास इन राइट्स के आधार पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या वायलेशन होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। समझे आप लोग? समझ में आया आपको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, wait, I think some more students have come. Fine. Now, if a government enacts a law that restricts any of these rights, it will be declared invalid by the court. मतलब अगर आपकी सरकार, जैसे हर स्टेट में अलग गवर्नमेंट बन जाती है, फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से बनती है, ये सब जानते हैं ना? मतलब अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर हमारे इन लॉज में से, इन राइट्स में से किसी को हटाना चाहे या उसको मानने से मना कर दे तो कोर्ट इस डिक्लेरेशन को इनवैलिड कर देता है। मतलब सरकार भी हमारे राइट्स के साथ प्ले नहीं कर सकती है। गेटिंग मीन्स हमारे पास हर तरह का पावर है अपने राइट्स को लेके कि हम हमारे हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, समझ आया? Yes, ma'am. फाइन। Yes, अब हम ma'am. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और दिस स्लाइड रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। Second one is right to freedom. Second one is right to freedom. आप लोगों को इनके मीनिंग से समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास किस तरह के राइट्स हैं। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ one is cultural and educational rights, and last sixth one is right to constitutional remedies. अभी आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको ये सारे राइट्स, जितने भी आपके राइट्स हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी. You guys are very disturbing for the class. ये सारे राइट्स मैं आप लोगों को आगे की तरफ, आगे की स्लाइड्स में मैं सारे राइट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, चलो अब हम फर्स्ट राइट की तरफ चलते हैं. अच्छा, पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स के पीछे कहानी क्या है ना. तो ओरिजिनली देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स. बेसिकली पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे? 7. ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, इसके अंदर एक पॉइंट और था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, उस राइट टू प्रॉपर्टी में क्या था कि कुछ ऐसे हर्डल्स क्रिएट हुए इसको अप्लाई करने के लिए कि इसको हमें मतलब एक अमेंडमेंट मतलब समझते हैं आप, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज किया जाए किसी एक वैलिड रीजन की वजह से, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं. मतलब सिर्फ नॉट ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम किसी चीज में कुछ ऑल्टरनेटिव लगाते हैं या किसी चीज को चेंज करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं, उन चीजों को अमेंडमेंट्स कहा जाता है ना. नई चीजें लाना, पुरानी चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, उन चीजों को अमेंडमेंट कहा जाता है. तो एक 44th नंबर पर जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, मतलब एक नई चीज लाई गई, वो क्या थी? इस 7th रूल को, इस 7th राइट को, फंडामेंटल राइट को 1978 में हटा दिया गया था लिस्ट से. क्यों? क्योंकि सोशली भी और राइट टू इक्वालिटी जो होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, वो भी इसको मतलब वो नहीं कर पा रहा था, जिसे कहते हैं ना, वेरीफाई नहीं कर पा रहा था. वी वर अनेबल टू गिव ऑल द पीपल द सेम राइट. हम अनेबल हो गए थे इस चीज के लिए कि इस राइट का सभी लोग बेनिफिट उठा सके. तो इसलिए इस राइट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था इसको? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में इस राइट को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से हटा दिया गया था. तब भी ऐसा नहीं है कि अभी भी है ना, आप लोग का जो प्रॉपर्टी पे होल्ड है, जो रूल्स हैं वो वैसे ही है, लेकिन राइट टू फंडामेंटल राइट्स में से इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था. ठीक है,
तो एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी राइट्स वी वर हैविंग, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी वर हैविंग, पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7, 7. 7. And at present how many we are having? 6, 6. Which right has been removed from the fundamental rights? Right to property. right to Correct. property. So now we are having 3 questions that are solved right now. कि पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू प्रॉपर्टी नाम का 7th फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से हटा दिया गया है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम टॉपिक. फोर्थ क्वेश्चन इज कौन से सन में, इन विच ईयर it has been removed from the fundamental rights? 1978. Correct. And under which constitutional amendment it has been removed? 44th constitution. Fine. याद रहेगा सबको, भूलेंगे तो नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay then. Now this is our first right, right to equality. क्या समझते हैं आप लोग right to equality को? बताइए. देखो इसके नाम से ही समझ में आता है, राइट टू इक्वालिटी मतलब सब बराबर हैं, एवरीवन इज इक्वल, और ये सबका राइट है कि मुझे भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरह से आप लोगों को किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. देखो फर्स्ट लाइन जो इसमें लिखी हुई है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ to all the persons in India and also to prohibit discrimination on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth. मतलब सबसे पहली बात कि जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे कोर्ट के थ्रू जो हमारे लॉज चलते हैं, नियम और कानून चलते हैं, राइट टू इक्वालिटी क्यों आया? ताकि जो कानून है वो सबको एक तरह से इंसाफ दे. समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई बहुत अमीर है तो उसको अलग तरह से इंसाफ मिल रहा है, कोई गरीब है तो उसको अलग तरह से इंसाफ मिल रहा है, या औरतों के लिए अलग और आदमियों के लिए अलग, या कास्टिज्म पे पहले बहुत ज्यादा कास्टिज्म फेस किया हुआ है लोगों ने, तो कास्ट के बिहाफ पे कोई भी लॉ या कानून नहीं चलेगा. जो इंसाफ है वो सबको एक ही तरह से मिलेगा. अगर ये कानून नहीं होता तो बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में पैदा हो सकते थे, है ना. अब देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ. मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना आप लोगों को. देखो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट all citizens should be equally protected by the laws of the country. हमारे कंट्री का जो कानून है उसमें आर्टिकल 14 ये गारंटी देता है कि हमारे देश के कानून के अंदर हर एक सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्टेड या इक्वली ट्रीट किया जाए. समझ आया? मतलब नो पर्सन इज अबव द लॉ. ये तो आपको पता ही है, कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है. इट मीन्स दैट एवरीवन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. इट मीन्स दैट इफ 2 person commit the same crime, both of them will get the same punishment without any discrimination, whether it is you or it is me. जो पनिशमेंट है दैट इज इक्वल एंड सिमिलर फॉर बोथ ऑफ अस. अगर हम कोई क्राइम करते हैं, कोई 2 जन मिलके क्राइम करते हैं, द पनिशमेंट विल बी सेम फॉर बोथ. कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई सेक्स, कोई प्लेस ऑफ बर्थ या कोई अमीर गरीब, ये किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा. द लॉ एंड द पनिशमेंट विल बी सेम फॉर द क्रिमिनल. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज social equality and equal access to public areas, or we can say no discrimination on the basis of religion, race, caste.
सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो इस इन बिहाफ पे ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना। और राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 15 हमें इस चीज की गारंटी देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर, या आप कहाँ जन्मे हैं, इनके आधार पर हमारे साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। हर एक इंसान इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और अदर थिंग्स जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, पब्लिक एरियाज में आता है, वो सब के सब एक ही तरह से यूज करेंगे। मीन्स आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज एटसेट्रा। मीन्स एवरी पर्सन शैल हैव एक्सेस, equal access to public places like public park, museum, wells, bathing ghats and temples etc. However, the states may make any special provision for women and children. देखो आर्टिकल 15 इतनी अच्छी बात कहता है, वो कहता है बच्चों और औरतों के लिए भले से आप कोई नया कानून बना सकते हैं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, जो जितने भी पब्लिक प्लेसेस है ना, शॉपिंग मॉल्स, कुएं, मतलब जिनको कि पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जा सकता है, दैट इज इक्वल फॉर ऑल। पहले क्या होता था कि कुछ जातियों के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव बिहेव किया जाता था, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, तो इसलिए उनको वो चीजें यूज भी नहीं करने देते थे। तो ऐसा आर्टिकल 15 में नहीं होता। आर्टिकल 15 क्या कहता है? एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, है ना। समझ आया आपको? सेकंड पॉइंट समझ में आया राइट टू इक्वालिटी में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the third one is equality in matters of public employment, है ना। Now Article 16. Article 16 of the Constitution lays down that the state cannot discriminate against anyone in the matter of employment. All citizens can apply for government job. Yes, there is reservation for some caste. कुछ कास्ट के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन जिनको रिजर्वेशन नहीं है वो भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी पर्टिकुलर को हम मना नहीं कर सकते कि तुम नहीं भरोगे इस फॉर्म को, है ना, तुम नहीं अप्लाई करोगे इस जॉब के लिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शुड बी इक्वल फॉर ऑल सिटीजन्स। गेटिंग? नाउ फोर्थ वन, that is the most important, that is abolition of untouchability. Untouchability आप लोग सब समझते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले कुछ जातियों के साथ बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी वाला, छुआछूत जिसे कहते हैं ना, छुआछूत वाला व्यवहार किया जाता था। गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. तो अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये आर्टिकल्स आप लोग याद रखिएगा। राइट टू इक्वालिटी में हम लोग 5 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ठीक है। आर्टिकल 14 जो भी हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी कहाँ कहाँ पर मिलनी है हमें, इसके बारे में है। ठीक है। तो आर्टिकल 14 कानून सबके लिए एक है, ये कहता है। आर्टिकल 15 कोई भी किसी भी बिहाफ पे किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3 दैट इज आर्टिकल 16, और वो कहता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ एनीथिंग, है ना। आर्टिकल 17 हमें राइट देता है, हमें अधिकार देता है अनटचेबिलिटी के लिए, कोई भी छुआछूत वाला व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकता। कुछ कास्ट के साथ ऐसा होता था ना पहले कि घर में नहीं घुसाएंगे, साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, उन लोगों को मंदिर मस्जिद में जाने नहीं दिया जा सकता था। नाउ दिस इज अगेंस्ट द लॉ, आप ऐसा बिहेव किसी के साथ नहीं कर सकते। एंड आर्टिकल 18 एंड द 5th पॉइंट, abolition of titles. Abolition of titles means in article 18
या आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फेरिंग एनी टाइटल, मतलब सिटीजन्स of India cannot accept title from a foreign state. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे टाइटल्स किस तरह के होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब दिए हुए हैं ना नीचे, Yes, ma'am. है ना, यही सारे आर्टिकल्स हैं. दिस इज इक्वालिटी फॉर ऑल. ये यही आर्टिकल इन यूं कह सकते हैं हम कि इंटर कंट्री जो हमारे टाइटल्स हैं ये हम सबको हमारे एक्टिविटीज के आधार पर मिल जाएंगे. अब उसमें ये नहीं होगा कि आप किसी और जाति को बिलोंग करते हो तो आपको ये टाइटल नहीं दिया जाएगा. नो, यू कैन हैव द टाइटल अकॉर्डिंग टू योर वर्क. गेटिंग? तो राइट टू इक्वालिटी सबको समझ आया? आई थिंक Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ आया. ठीक है, तो ना तो इस तरह की कोई Yes, चीज ma'am. करनी है और ना ही सहनी है. वी आर हैविंग राइट टू इक्वालिटी. Okay, and we are having how many articles we have covered in right to equality? Five. Five articles. Five. From article 14 to from article 18 we have covered. Okay, now the next one, second point, second are right, that is right to freedom. राइट टू फ्रीडम, आपको आज़ादी है. अब आपको किस किस तरह की आज़ादी है? देयर आर 6 पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस टॉपिक. 6 पॉइंट्स आर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इकट्ठा होने की आज़ादी, है ना, गैदरिंग होने की आज़ादी. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, अपनी यूनियंस बनाने की आज़ादी. फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमें कहीं भी आने जाने की आज़ादी. फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, इस चीज़ की आज़ादी. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस करने की, कोई भी लेन देन करने की, कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करने की आज़ादी. ये 6 तरह के फ्रीडम्स हमको आर्टिकल 19 ने दिए हैं. गेटिंग? आर्टिकल 19 के अंडर में ये सारे अब हम सबसे पहला देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चलते रास्ते किसी को गाली बक के चले जाएं या आप कुछ भी बकवास करके चले जाएं, ऐसा नहीं है. इट मीन्स freedom of speech and expression which enable an individual to participate in public activities. Through this act, or we can say through this freedom, आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह की पब्लिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो. The phrase freedom of press has not been used in Article 19, but freedom of expression include freedom of press. Freedom of press मतलब समझ आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है freedom of press, बताओ. Ma'am, mass communication से related media. Yes, yes. ये इस आर्टिकल के अंदर में नहीं आता, बट 19 आर्टिकल 19 उसको भी कवर करता है. ठीक है. नाउ फ्रीडम ऑफ असेंबल, समझ में आया ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली देके चले जाएं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बकवास कर रहे हैं तो फिर उसके पास दूसरे राइट्स हैं, वो अपने राइट्स यूज करके आपको सू कर सकते हैं, मतलब वो आपको कोर्ट में घसीट सकते हैं. इसलिए राइट टू फ्रीडम मतलब you can speak whatever you are having in your mind, but you cannot target a single individual. आप किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करके कुछ भी गालियां वालियां देना, ऐसे नहीं करना है. आप अपने व्यूज रख सकते हो. जो पब्लिक एक्टिविटीज हैं, जैसे अभी अगर हम किसी एक टॉपिक की बात करें, सपोज हम कोविड की बात करें, तो आपके पास अपना राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. आप अपना बोल सकते हो कि आपको कोविड के लिए वैक्सीन कौन सी लेनी है ना. आप ये बोल सकते हो कि आपको कोविड से प्रोटेक्शन किस तरह से लेनी है. या सपोज देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोदी जी, आर पीएम.
अभी हम लोग जो गैदर हुए हैं इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उनको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उनको सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो ये अपना व्यू है, ये हम राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच में रख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में लड़ने लग जाएं, हम है ना उनको कुछ बुरा भला कहें। नो, वी आर हैविंग आवर ओन व्यूज। आई सपोर्ट मोदी, आई डोंट सपोर्ट मोदी, दिस इज आवर व्यू, है ना। इस तरह से होता है। नाउ सेकेंड वन इज फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब ऑन विच द स्टेट can impose reasonable restriction in the interest of public order and sovereignty and integrity of India. ये आपको समझ में आया? आप लोग असेंबल, जैसे कई बार क्या होता है पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तो उसमें हमको सुनने जाना होता है, तो ये हमारा खुद का है कि हम उस असेंबली का पार्ट बने या नहीं बने। कोई हमें फोर्सफुली हमारे घर से उठा के नहीं ले जा सकता। गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह आप भी कोई एक असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से लोगों को उठवा लें। आप एक असेंबली कॉल कीजिए ना, ये उनका चॉइस है कि वो आपकी असेंबली में इकट्ठा होना चाहते हैं कि नहीं, है ना। नाउ द थर्ड वन इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ये आप समझते हैं, देखिए मजदूर यूनियन होती है, मजदूरों की मर्जी हुई, उन्होंने अपनी यूनियन बना ली, है ना। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के फॉर्म्स में आप काम करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि इट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, और वी कैन से सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रेशन। मतलब अब आप है ना, जैसे टीचर्स की भी एक यूनियन होती है, उनको पता होता है कि उनका मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है, कई बार वो चीज सपोर्टिव होती है, कई बार वो चीज सपोर्टिव नहीं होती है, तो ये सारे आपके खुद के राइट्स में आते हैं। गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे गोवा है, कश्मीर है, वहां आप बिना परमिशन के या बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज के आप वहां घर नहीं ले सकते। रेस्ट ऑफ आप में एमपी जाइए, आप यूपी जाइए, राजस्थान आइए, या कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जाके आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, है ना। ये आपके पास फ्रीडम है। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इट एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज वन एंड द सेम थिंग, है ना। Now the sixth one is freedom to practice any profession. मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप इंजीनियर ही बनो, आप डॉक्टर ही बनो, या आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। दिस इज अगेंस्ट लॉ, दिस इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। You are free to choose any kind of occupation, any kind of profession, any kind of business. अगर सपोज मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ, आप भी कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती कि नो यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम डूइंग दिस बिजनेस। मैं ऐसा नहीं कर सकती, दिस इज योर राइट। अगर आपको बिजनेस पसंद है, कपड़े का बिजनेस करना, यू कैन डू इट। नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर द थिंग, ओके। तो ये वाला राइट आपको समझ में आया, राइट टू फ्रीडम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके पॉइंट्स आपको समझ में आए? Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन इज वी आर हैविंग, दैट इज ओके, वेट, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इससे आप लोग क्या समझते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से? देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोगों ने सुना होगा छोटे बच्चों से काम करवाने वाला, कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते, पुलिस पकड़ के ले बाल जाती है। मजदूरी बोलते हैं उसे। क्या कहता है? कहता है? बाल मजदूरी। यस, बाल मजदूरी ना, वो नहीं करवा सकते आप, चाइल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, है ना। किसी से फोर्सफुली भीख मंगवाना, है ना। या कई बार आपने सुना होगा
कि वो इंसान को अगवा कर लिया और उसको बेच दिया, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ये सब अगेंस्ट लॉ है। मतलब द अबॉलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर, फोर्स्ड लेबर जिसको कहते हैं ना, कि किसी से फोर्सफुली काम करवाना, यू कैन नॉट डू दिस, you cannot exploit anybody, whether it is a child or it is a young one. आप किसी के भी साथ इस तरह से काम नहीं कर सकते। और जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको तो आप फैक्ट्रीज या माइंस में इस तरह की डेंजरस जॉब्स में डाल ही नहीं सकते हो। ये भीख मांगना, इसमें नहीं डाल सकते हो आप किसी को भी, ये पनिशेबल है, मतलब ये क्राइम में आता है। इसके ऊपर तो काफी सारी मूवीज भी बनी है। देखो इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी आता है। प्रोस्टिट्यूशन मतलब आई थिंक यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट, है ना? जैसे जो औरतें इस तरह का काम करती है ना, जिस्म फरोशी जिसको कहते हैं, वो सब कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। जैसे औरतों को ले जाके बेच दिया जाता है, फिर उनको फोर्स किया जाता है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए जिससे उनको पैसा मिले। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये सारी चीजें अगेंस्ट लॉ है। इवन ये सारी चीजें पनिशेबल है, इसके लिए पनिशमेंट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें अंडर क्राइम आती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को भी, वेदर it is a young boy, whether it is a young girl, whether it is a child, whether कोई भी हो, आप किसी को भी फोर्सफुली किसी भी काम में या किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन में नहीं डाल सकते हो जिससे कि उसको बुरा लगे। समझ रहे हो? ऐसा कोई भी काम आप नहीं करा सकते हो। और ये सारी चीजें किस में आती हैं? देखो इसको हम एक बार गो थ्रू होते हैं इससे। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 what article 23 say? Traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any breach of this provision shall be offense punishable in accordance with law. ट्रैफिकिंग मतलब किसी भी इंसान को बेचना या खरीदना, है ना? बेगर, बेगर मतलब भीख मंगवाना या मांगना, या किसी को फोर्सफुली लेबर करवाना। लेबर करवाना मतलब मजदूरी। यस, मजदूरी करवाना फोर्सफुली, ये सब कुछ पनिशेबल क्राइम्स है ना? और ये सारे के सारे किस में आते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल नंबर 23 में। इसी तरह दूसरी चीजें जिसमें कि वो अंडर एज वाला जो मैंने आपको बताया, 14 इयर्स के बच्चे को आप किसी भी तरह की फैक्ट्री या माइंस में काम नहीं करवा सकते, ये सब कुछ अंडर चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल में आता है। ये कौन सा आर्टिकल है? दिस इज आर्टिकल 24। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब क्या समझे आप इससे? मैम कोई भी इंसान जो भी दूसरे कास्ट का, अलग अलग कास्ट का, सबको उतना ही राइट है जितना, अगर कोई हिंदू है तो उसको भी सेम राइट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जितना नहीं कोई नहीं नहीं अगर नहीं मुस्लिम। नहीं नहीं नहीं, दिस इज, ये तो राइट टू इक्वालिटी में आ गया। ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दिस इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब यू कैन ऑप्ट एनी रिलीजन। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, हमेशा हम पढ़ते आए हैं ना। इसका क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन all religions are equal before the state and no religion shall be given preference over the other. ये नहीं है कि आप किसी एक रिलीजन को बहुत अच्छा मानो, किसी एक रिलीजन को नहीं। समझ गए? Citizens are free to preach, practice and propagate any religion of their choice. हर एक इंडिविजुअल को ये अधिकार दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वो अपने मजहब को या जो भी मजहब को वो चाहे प्रीच कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, इवन उसको अपना सकता है। समझ गए? यस मैम। जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन से बहुत सारे मुस्लिम्स जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से बहुत सारे मुस्लिम्स जुड़े हुए हैं।
तबलीग है जो हम मुस्लिम्स करते हैं, उसमें काफी सारे हिंदूज आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। ना मुस्लिम्स उनको मना कर सकते हैं, ना हिंदूज उनको मना कर सकते हैं। नो यू कैन नॉट लर्न अबाउट हिंदुइज्म, नो यू कैन नॉट लर्न अबाउट मुस्लिम्स, यू कैन नॉट लर्न अबाउट इस्लाम। ऐसा नहीं है। Anybody can learn about any kind of religion, or even anybody can opt that religion also. समझ गए? किसी Yes, को भी ma'am. मजहब कोई सा भी अपना लेने का अधिकार है। रिलीजियस कम्युनिटी कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन। इवन जो रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं वो अपनी अपनी चैरिटीज भी चलाती हैं ना, दान देने के लिए, तो वो भी चला सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अंडर दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड ये कौन से आर्टिकल्स के अंडर में आता है? दिस इज अंडर आर्टिकल 25 to 28। ठीक है। Activities in such institutions which are not religions are performed according to the laws laid down by the government. कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ पे सिर्फ हिंदूज ही रहेंगे, मुस्लिम्स जाओ। कोई भी नहीं। कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही रहेंगे, हिंदूज जाओ। कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। बट दिस शुड बी इंटरफेयर with the religious belief and ways of worship of other fellow beings। मतलब क्या है कि जैसे अगर सपोज करो किसी ने इस्लाम ले लिया है या कोई हिंदू हो गया है, तो फिर उसको उनके नियम कानून मानने पड़ेंगे। वो एक अलग चीज हो गई, दैट इज डिफरेंट टेंजेंट, है ना। बट ये एक इंडिविजुअल का खुद का अपना बिलीफ है, खुद का अपना राइट है। ही और शी कैन चूज एनी टाइप ऑफ रिलीजन। नो वन कैन फोर्स him or her to follow his or her religion. Getting? yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब हुआ आपको? सेक्युलर स्टेट आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की व्हाट इज अबाउट द सेक्युलर स्टेट? सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही होता है। जैसे जिसमें डेमोक्रेटिक वर्ड हमेशा इंडिया के लिए यूज किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है दैट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम ही बनाएंगे हमारी सरकार, हमारे लिए ही सरकार बनेगी और हमारी ही सरकार होगी, है ना। इसी तरह सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि वी आर फ्री टू ऑप्ट एनी रिलीजन, वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, है ना। नोबडी कैन फोर्स अस कि नो आप इस रिलीजन में नहीं जाओगे। समझ आया? तो आर्टिकल 15 से लेके आर्टिकल 28 तक वी स्टडीड अबाउट दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, नाम से समझ में आ रहा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 and 30. In this, any community which has a language and a script of its own has the right to conserve and develop it. जैसे संस्कृत लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है ना, गुजरात की अपनी लैंग्वेज है। तो हर कम्युनिटी को अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखना, पढ़ना, सीखना, सिखाना, इसके राइट्स हैं हर कम्युनिटी के पास। आप किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स can set up their own educational institutions to preserve and develop their own culture। मतलब आप अपना खुद का रिलीजन या अपने खुद के कल्चर को सिखाने के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स डाल सकते हो। उसके लिए कोई मदरसे का नाम सुना है आपने? मदरसा चलता है। व्हाट इज दिस? वो उसमें क्या होता है, मुस्लिम्स क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी चीजें सिखानी है वो उस मदरसे के थ्रू स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं, है ना। yes. तो ये सब कुछ किस में आता है? अपना आर्टिकल नंबर 29 and 30 में। ठीक है। तो मतलब एजुकेशनल, जैसे सिख होते हैं, ये भी अपना चलाते हैं, इनका अपना खुद का वो रहता है। और ये माइनॉरिटीज में आते हैं,
बेसिकली इन पंजाब, तो ये चलाते हैं इससे रिलेटेड, जैसे तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, बंगला हो गई। अब वहाँ पे ना आप जाओगे तो यही लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी अदर स्टेट्स में, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अब आप हिंदुस्तान में हो तो आपको हिंदी ही बोलनी है। सबका अपना कल्चर है, सबका अपना एजुकेशनल राइट है। समझ गए आप? Yes, ma'am. Now, the next one is right to constitutional remedies. मतलब right to constitutional remedies empowers the citizen to move a court of law in case of any denial and fundamental rights. मतलब the right to constitutional remedies is the most important right because it makes other fundamental rights secure. आप इस राइट के तहत अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, आप जस्टिस लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. इसके लिए Yes, आपको ma'am. कोई रोकेगा। दिस इज योर राइट, दिस इज योर राइट। देखो इसमें नीचे दिए गए हैं राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस, राइट ऑफ मैंडेमस, राइट ऑफ प्रोहिबिशन। ये इतने तरह के राइट्स हैं आपके पास। अभी ये क्या होते हैं? Now that this procedure of asking the court to preserve or safeguard the citizens' fundamental right can be done in various ways. The court can issue various kinds of rights. These various kinds of rights. ये वाले rights, ठीक है? WRIT. Now this is habeas corpus. क्या मतलब हुआ इसका? If a person is detained unlawfully, his relatives or friends or any person can move the court by filling an application under Article 226 in High Court or under Article 32 in Supreme Court for the right of habeas corpus. मतलब to have the body. To have the body मतलब जिस पे आपका अधिकार है, that is yours. जो चीज आपकी है दैट इज योर्स, उसके लिए आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, तो Yes, ma'am. in next class you guys will read about this mandamus, habeas corpus, ये वाले जो 5 है ना राइट्स, इनके बारे में आप लोग पढ़कर आएंगे। ठीक है? yes, ma'am. Okay, ma'am. Now fine, if you are having any type of query related to these fundamental rights, you can ask me right now. Any query? No, ma'am. No? Okay.